क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपना कितना वक्त एक ऐसी दुनिया में गुजारते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं? हम अपने फोन्स में गुम हैं जबकि असल जिंदगी हमारे सामने से गुजर रही है। द नेक्स्ट वर्ल्ड में हमारा सफर आज इसी सवाल से शुरू होता है। क्या टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है या हमें खुद से दूर कर रही है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फोन उठाया तो सिर्फ वक्त देखने के लिए था और फिर 1 घंटे बाद एहसास हुआ कि आप तो बस स्क्रॉल ही किए जा रहे हैं? मुझे लगता है ये हम सबके साथ होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरी कमजोरी है या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो मुझसे ज्यादा होशियार है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी के पीछे वाकई एक बहुत होशियार ताकत काम कर रही है और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। सही। हमारे जराए भी यही बताते हैं कि कैसे जदीद एप्स सिर्फ हमारा डेटा नहीं बल्कि हमारे जज्बात को भी समझ रही हैं और उन पर असरअंदाज भी हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, हमारे जहन पर इसका क्या असर है और सबसे अहम, क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं? जी, आइए इसका गहराई से जायजा लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि एआई को पता कैसे चलता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए, अब मामला सिर्फ लाइक्स और क्लिक्स का नहीं रहा, एआई इससे बहुत आगे निकल गया है। अच्छा? जी, तहकीक बताती है कि ये एप्स अब हमारे चेहरे के तासुरात का तज्जिया कर सकती हैं कैमरे के जरिए। वाह, मतलब मेरे फोन का कैमरा? जी, और वो ये भी देखती हैं कि हम कौन से इमोजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी आवाज का लहजा कैसा है, यहाँ तक कि हमारी तहरीर में छुपे जज्बात को भी समझ सकती हैं। ये तो एक ही वक्त में बहुत मुतासिर करने वाला भी है और थोड़ा खौफनाक भी। यानी मेरी ऐप मुझसे बेहतर जानती है कि मेरा मूड कैसा है, कह सकते हैं, और वो इस मालूमात का इस्तेमाल करती है। किस लिए? उसका बुनियादी मकसद है सारिफ की मसरूफियत यानी इंगेजमेंट बढ़ाना। अगर ऐप को पता चल जाए कि सारिफ खुश है, उदास है या बोर हो रहा है, तो वो उसी के मुताबिक मवाद दिखाएगी ताकि वो ज्यादा देर तक ऐप पर रुका रहे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, अगर एल्गोरिदम को लगे कि कोई उदास है तो शायद उसे ऐसी वीडियोस दिखाए जाएं जो उसका मूड बेहतर कर सके। लेकिन क्या ये हमेशा बुरा है? मतलब अगर मैं उदास हूं और ऐप मुझे कोई मज़ाहिया वीडियो दिखा दे तो इसमें नुकसान क्या है? सतह पर तो ये मदद ही लगती है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे मसाइल हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा मसला तो प्राइवेसी का है। हमारा ये जज्बाती डेटा जा कहाँ रहा है? इसे कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसे इश्तिहारी कंपनियों को बेचा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा खदशा है, ताकि वो हमारी जज्बाती हालत का फायदा उठाकर हमें चीजें बेच सकें। सही। फिर एक और मसला है सकाफती तासुब का। मतलब एक कल्चर में जो तासर खुशी का है, हो सकता है दूसरे में उसका मतलब कुछ और हो। एआई ये फर्क नहीं समझ पाता। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक मशीन, एक एल्गोरिदम वाकई इंसानी जज्बात की पेचीदगी को समझ भी सकता है? बिल्कुल। खुशी, गम, गुस्सा, ये बहुत गहरी चीजें हैं। तो वो समझने का दावा तो करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ डेटा पैटर्न्स को पहचान रही होती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। अच्छा, तो एक तरफ तो एआई हमारे जज्बात को पढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमें अपना आदी भी बना रहा है। ये कैसे होता है? जी, इसके पीछे एक बहुत मशहूर नफ्सियाती असूल काम करता है। कौन सा? उसे माहिरीन कहते हैं इंटरमिटेंट वेरिएबल रिवॉर्ड्स। ये नाम थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, लेकिन इसका तस्वुर बहुत सादा है। इसे हम स्लॉट मशीन का असूल भी तो कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल वही असूल है। जैसे जुए की मशीन में खिलाड़ी को नहीं मालूम होता कि अगली बार वो जीतेगा या हारेगा, और यही गैर यकीनी सूरत हाल उसे बार बार लेवर खींचने पर मजबूर करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम अपनी न्यूज़ फीड रिफ्रेश करते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि आगे कोई दिलचस्प पोस्ट आएगी या नहीं, कोई लाइक, कोई मैसेज। और यही गैर यकीनी कैफियत हमारे दिमाग में डोपामाइन नामी केमिकल पैदा करती है। अच्छा, डोपामाइन, जो खुशी और तवक्को से जुड़ा है। जी, और दिमाग इसी डोपामाइन के रश को बार बार चाहता है, इसलिए हम बार बार फोन चेक करते हैं। ये तो एक पूरा चक्कर बन जाता है। इज़राइल में उसे कंपल्शन लूप कहा गया था। जी, ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें 3 चीजें हैं: इनाम की उम्मीद, अमल
यानी स्क्रोलिंग, और फिर कभी कभार इनाम का मिलना। और ये लूप हमें ऐप से जोड़े रखता है। जी, और इसमें एक और बहुत ताकतवर अंसर भी है। सोशल अप्रूवल, समाजी तस्दीक। बिल्कुल, इंसान एक समाजी मखलूक है। हमें दूसरों की तवज्जो और तारीफ की शदीद ख्वाहिश होती है। लाइक्स, कमेंट्स, टैग्स। जी, ये सब हमारी इसी बुनियादी जरूरत को निशाना बनाते हैं। जब कोई हमारी तस्वीर को पसंद करता है तो हमें कबूलियत का एहसास होता है। और ये एक बहुत ताकतवर एहसास है। बहुत ज्यादा। और हम इसी एहसास को दोबारा हासिल करने के लिए ऐप पर बार बार वापस आते हैं। यानी ये हमारी फितरी कमजोरी है कि हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, और ये एप्स इसी कमजोरी को कैश करवा रही हैं। आप इसे कह सकते हैं कि वो हमारे जहनों को हाईजैक कर रही हैं। और ये हाईजैकिंग हमेशा मासूम नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से ये बहस एक और संजीदा मोड़ लेती है। ये एल्गोरिदम बाजुकात हमें खतरनाक रास्तों पर भी ले जा सकते हैं। इसकी कोई मिसाल है ज़राए में? हाँ, और ये काफी खौफनाक है। एक तस्वुर है जिसे एल्गोरिदमिक बर्बरियत कहा गया है। एल्गोरिदमिक बर्बरियत? जी, इसकी एक मिसाल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर देखी गई। एक मजमून के मुताबिक बाज़ोकात इन वेबसाइट्स के एल्गोरिदम ऐसी चीजें एक साथ खरीदने की तजवीज देते हैं जो खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। एक मिनट, क्या मतलब? आप कह रही हैं कि अमेज़न जैसा सिस्टम इतना बेहिस है कि वो ये नहीं समझता कि इन चीजों को एक साथ बेचना किसी की जान ले सकता है? मसला यही है, एल्गोरिदम अखलाकियात नहीं समझता, वो सिर्फ डेटा पैटर्न देख रहा है। सिर्फ डेटा, इंसानियत नहीं? बिल्कुल। अगर डेटा बताता है कि जो लोग आइटम ए खरीदते हैं वो अक्सर आइटम बी और सी भी खरीदते हैं, तो वो उन तीनों को एक साथ तजवीज करेगा, चाहे उनका इकट्ठा इस्तेमाल कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और इसके अलावा ज़हनी सेहत पर उमूमी असरात भी तो हैं। जी, ज़राए वाज़े तौर पर बताते हैं कि स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव और ख़ास तौर पर नींद की कमी का बायस बन सकता है। मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि फ़ोन की नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है। जी, और ये नींद के लिए ज़रूरी हार्मोन मेलेटोनिन को बनने से रोकती है। और इसके असरात सिर्फ एक रात की नींद पर नहीं, बल्कि तवील मुद्दत में हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब जानकर काफी मायूसी होती है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी के रहमो करम पर हैं? क्या कोई रास्ता है? खुशकिस्मती से रास्ता है, और इनमें से कुछ तरीके हैरान कुन हद तक सादा और मुअस्सर हैं। जैसे कि वो ग्रे स्केल मोड वाला तरीका? जी, यानी अपने फोन की स्क्रीन को रंगीन से स्याह और सफेद कर दें। मैंने ये खुद आजमा कर देखा है और ये वाकई काम करता है। फोन एकदम बोरिंग हो जाता है ना? बिल्कुल। वो चमकते धमकते रंगीन आइकन्स, वो लाल नोटिफिकेशन का निशान, सब एकदम बेजान लगते हैं। एक तहकीक के मुताबिक इससे रोजाना औसतन 37.9 मिनट स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। ये बहुत बड़ी कमी है। ये तरीका इसलिए मौसर है क्योंकि ये बराह रास्त उस बसरी कशिश को खत्म करता है जिसके लिए ये एप्स डिजाइन की गई हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तमाम गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर देना, सोने के वक्त फोन को बिस्तर से दूर रखना, बेहतर है कि कमरे से ही बाहर रख दें। और गैर जरूरी एप्स को डिलीट कर देना। ये सब एक बड़े तसव्वुर का हिस्सा है जिसे डिजिटल मिनिमलिज्म कहा गया है। ये क्या फलसफा है? डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका शऊरी इस्तेमाल करना है। अच्छा। इस फलसफे के तहत आप खुद से पूछते हैं कि क्या ये ऐप मेरी जिंदगी में कोई हकीकी कदर शामिल कर रही है? अगर जवाब हाँ है तो आप इसे अपनी शराइत पर इस्तेमाल करते हैं, और अगर जवाब नहीं है तो आप इसे अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये डिजिटल शोर को खत्म करके सिर्फ अहम चीजों पर तवज्जो मरकूज करने का नाम है। ये बहुत ताकतवर ख्याल है। टेक्नोलॉजी को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना, ना कि उसका गुलाम बन जाना। और ये फलसफा और भी अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस सिमत में जा रही है। आप न्यूरोलिंक की बात कर रही हैं? जी, अभी तो जंग हमारी जेब में पड़े फोन से है, लेकिन मुस्तकबिल में ये जंग हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जा सकती है। न्यूरोलिंक, एलॉन मस्क की कंपनी, ये तो सीधा साइंस फिक्शन लगता है। दिमाग में चिप लगाने वाली टेक्नोलॉजी।
اب یہ سائنس فکشن نہیں رہا. نیورولنک ایک ایسی چپ تیار کر رہی ہے جسے برین کمپیوٹر انٹرفیس کہتے ہیں. اور اسے سرجری کے ذریعے دماغ میں نصب کیا جائے گا؟ جی، اس کا فوری مقصد طبی ہے، جیسے فالج کے مریضوں کو صرف اپنے خیالات سے کمپیوٹر کنٹرول کرنے کے قابل بنانا. یہ تو کسی معجزے سے کام نہیں. یہ سوچیں کہ کوئی شخص جو ہل نہیں سکتا وہ اپنے خیالات سے بات کر سکے. یہ تو انسانیت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. بلا شبہ، لیکن اس کے طویل مدتی اہداف اس سے بھی بڑے ہیں. وہ کیا ہیں؟ طویل مدتی ہدف ہے انسانوں اور اے آئی کے درمیان ایک باہمی تعلق پیدا کرنا، ایک سمبائیوسس. تاکہ انسانی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے، ہماری یادداشت، ہماری ذہانت کو. جی، تاکہ مستقبل میں انسان سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائے. لیکن یہیں پر بہت سنگین اخلاقی سوالات بھی اٹھتے ہیں. یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ اگر ایک کمپنی کو ہمارے خیالات تک براہ راست رسائی مل جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، کیا ہمارے خیال بھی بکاؤ مال بن جائیں گے؟ کیا انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا؟ کیا ہماری سوچ بھی ہیک ہو سکے گی؟ یہ خدشات بالکل جائز ہے اور ان پر بہت سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے. یہ ٹیکنالوجی انسانیت کے مستقبل کا تعین کر سکتی ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے. جی، ایک طرف یہ ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہماری توجہ، ہمارے وقت اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی رکھتی ہے. بالکل. اور تمام ذرائع سے جو ایک بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے شعوری استعمال اور ڈیجیٹل نظم و ضبط بہت ضروری ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا ہے، نہ کہ اسے خود پر حاوی ہونے دینا ہے. ہمیں اپنے ڈیجیٹل سپیس کا مالک بننا ہوگا، کرایہ دار نہیں. تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں. اگر نیورولنک جیسی ٹیکنالوجی مستقبل میں عام ہو جاتی ہے اور انسانی دماغ براہ راست اے آئی سے جڑ جاتا ہے تو پھر انسانی شخصیت اور مشین کے درمیان کی حد کہاں پر قائم ہوگی؟ اس پر سوچئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں امید ہے کہ دی نیکسٹ ورلڈ کا یہ سفر آپ کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھولے گا. لیکن یاد رکھیے، یہ تو صرف شروعات ہے. ہماری اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہونے والی ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جو شاید آپ کے جسم کا حصہ بننے والی ہے. کیا آپ تیار ہیں نیورالنک اور دماغی چپس کی حقیقت جاننے کے لیے؟ اس سنسنی خیز ویڈیو کا انتظار کریں. اور ہاں، اگر آپ اس نئی دنیا کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.